हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में मैं वीरेंद्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो छत्तीसगढ़ में होने वाली वन सेवा परीक्षा फॉरेस्ट परीक्षा में पेपर 2 का जो सबसे लास्ट पार्ट है, जो एग्रीकल्चर वाला, उस पर बनाया गया है। तो एग्रीकल्चर अभी हाल ही में एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हुआ था। आपने देखा था कि प्रीलिम से कुछ एक दो महीना पहले ही उनमें आए हुए प्रश्नों को आधार बनाते हुए महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने पे ये समझ में आता है कि 7 से 8 9 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कृषि के बहुत हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जहाँ से सवाल आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आने थे कृषि से, इसलिए थोड़ी गहराई में भी पूछा गया। लेकिन आपके एग्ज़ाम में फॉरेस्ट में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास का दायरा रहेगा। तो महत्वपूर्ण टॉपिकों पे ही ज़्यादा फोकस रहने की आपको मेरे तरफ से सलाह दी जाती है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो पहला टॉपिक भारतीय कृषि की जो फसलें हैं उन फसलों पे बनाया गया है। तो चलिए बिना विलंब किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसलें, बुआई का समय अक्टूबर नवंबर और कटाई का समय मार्च अप्रैल। अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और काटी कब जाएंगे? मार्च अप्रैल में। इसमें जो फसलें हैं उनको आप विशेष करके याद आना है। ये सवाल, यहाँ से भी सवाल अभी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में आया था। आप सोचेंगे कि इतना इजी सवाल कैसे आ गए, लेकिन सवाल कुछ कठिन कुछ इजी भी होते हैं। तो कठिन सवाल भले से एक बार उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इजी सवाल पढ़ करके गलत ना हो, इस बात का बड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाएगी, कटाई कब होगी? मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसलें इसमें क्या है? गेहूँ, जौ, चना, मटर। चना को दलहनों का राजा और मटर को दलहनों की रानी कहा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, तंबाकू। आलू, तंबाकू, आलू और तंबाकू क्या है? रबी की फसलें हैं। अब आते हैं खरीफ की फसलें में। जून जुलाई में बोई जाएंगी, ठीक है, जैसे ही बारिश आती है, और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसमें जो खाद्यान्न फसलें, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। अपना तिलहन में देखेंगे तो मूंगफली, सोयाबीन, और नकदी फसल में देखेंगे तो कपास, गन्ना, ठीक है। अरहर को याद रखिएगा, अरहर खरीफ की फसलें हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अरहर रबी की फसलें होती हैं, लेकिन अरहर खरीफ की फसलें हैं। अब जायद की फसलें जो फरवरी मार्च में बोई जाएगी और अपना जून के महीने में काटी जाती है। जायद की फसलें में नार वाली फसलें आती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, सूरजमुखी। तो एक एक फसलों का जो क्लासिफिकेशन है अपना ऋतुओं के आधार पर, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तब एक एक फसलें हम जैसे देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा आता है धान की फसल। धान की फसल खरीफ की फसल है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो इससे जुड़ी बातें हम देखते हैं कि कौन से कुल का आता है ये? ग्रेमिनी कुल। जो चावल और गेहूं हैं, ये ग्रेमिनी कुल से आते हैं। इनकी उत्पत्ति हुई है चावल की दक्षिण पूर्व एशिया में। एशिया तो याद रहेगा, हम लोग चावल खाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया लगाना है। जलवायु इसके लिए चाहिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, ठीक है। औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि 25 डिग्री के आसपास तापमान और 25 से डबल 150, ऐसे करके थोड़ा सा 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा। धान का औसत उत्पादन 23.90, मतलब लगभग 24 क्विंटल प्रति हेक्टर होता है, ठीक है। अब चावल की जो उत्पादक हैं उसमें अगर हम देखें तो भारत में सबसे अधिक कौन है चावल में? पश्चिम बंगाल। और देश में ग्लोबली चाइना है। विश्व में उत्पादित खाद्यान्न की समस्त फसलों में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही धान का स्थान सबसे अधिक है, सबसे प्रथम है। भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल में 32% पर धान की खेती की जाती है, ठीक है। 32% पर धान उगाया जा रहा है, देख रहे हैं, पूरे 100% का 32% में सिर्फ धान की खेती। इसीलिए न केवल भारत ही वरन पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान उगाया जाता है। भारत के 2 राज्य तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में धान के 3 विशेष किस्म, आस, अमन, बोरो। ये सवाल आया था असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर में यहाँ से। आस ये सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, और अमन अपना ठंड में बोई जाती है, और बोरो गर्मी में, ठीक है। बोरो जो है गर्मी में बोई जाएगी, आस सितंबर अक्टूबर। आप ध्यान से देखिए तो सितंबर अक्टूबर का महीना ठंडी स्टार्ट हो गया होता है, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ओस जमने लगती है। तो ओस, आस, तो ठीक है, ओस बरसता है, उसमें आस की फसल ली जाती है। और अमन ठंड के समय में जो है अपना नवंबर दिसंबर टाइम में जो अमन है वो ली जाएगी।
और गर्मी के समय में क्या लिया जाएगा, बोरो। तो ये आस, अमन, बोरो 3 विशेष प्रजाति है, इसको याद रखिएगा। ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इनकी खेती होती है। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया है। इसको जादुई फसल, जादुई प्रजाति भी बोला जाता है जया को, जया याद रखेंगे। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर धान बोया जाता है। धान की प्रमुख किस्में इस प्रकार है: साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया। ठीक है, जया तो याद रहेगा, बौनी प्रजाति, जादुई किस्म। अब देखिए, एक कावेरी को याद रखिए और एक याद रखिए अपना कावेरी के साथ में आप क्या याद रखेंगे, अपना कावेरी के साथ में इसको याद करते हैं। कावेरी हो गया, ये नदी के नाम पर है। एक गोविंद, साकेत और गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू। ठीक है, सरयू नदी का नाम है ना, तो उसी तरह से कावेरी और सरजू ऐसे याद कर लिए, कावेरी, सरजू, साकेत और गोविंद, रत्ना, जया। पूसा याद रखेंगे, पूसा 33, पूसा 33। उसके बाद में बाला और लूनाश्री विशेष करके याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा है। बाला, लूनाश्री, अन्नपूर्णा चावल को ही बोलते हैं। माही सुगंधा, ठीक है, माही सुगंधा, पूसा सुगंधा, बरानी द्वीप। तो इसमें कैसे याद करेंगे, साकेत गोविंद एक साथ, कावेरी सरजू एक साथ, रत्ना और जया। पूसा, बाला, लूनाश्री, पूसा, बाला, लूनाश्री। बासमती चावल की कुछ विशेष प्रजाति है: पूसा RH10, पूसा RH10, गंगा सुरुचि। ठीक है, गंगा सुरुचि, इतना याद रखेंगे। और सह्याद्री, गंगा सुरुचि, सह्याद्री, ये याद रखेंगे। ये बासमती चावल की प्रजाति है। खास करके किसको याद रखें, सुरुचि को याद रखिएगा। RH10 को याद रखेंगे, सुरुचि को याद रखेंगे, ठीक है, गंगा को याद रखेंगे। अब चावल की फसल में हम लोग देखते हैं, तो इसमें चावल की किस्में वही है जो अमन, ओस, बोरो हम लोग देखें कि अपना ओस है ठंड के समय में, और अपना ओस है, बोरो है गर्मी के समय में, ग्रीष्मकालीन। चावल की जो प्रमुख किस्में यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे जमुना, करुणा, जया, जया को हमने देखा है, ठीक है, कावेरी देखे थे, पद्मा, अन्नपूर्णा, ठीक है, लूनीश्री, विशेष विशेष को याद रखेंगे, जैसे कि लूनीश्री है, पद्मा है, कावेरी है, कृष्णा, जया, करुणा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको याद रखना, ये जो 3 प्रजाति है, नगीना, बाला, कावेरी। जो कावेरी अभी हम लोग देख रहे थे ना, कावेरी और सरजू, नगीना, बाला, कावेरी, ये धान की सूखा अवरोधी प्रजातियां हैं। जब अगर इनमें मतलब कभी बारिश नहीं होती है, ड्रॉट एरिया है, सूखा पड़ रहा है, तो उस एरिया में ये जो फसलें हैं ये सर्वाइव कर जाती हैं। नगीना, बाला, कावेरी, ठीक है, ये याद रखेंगे। और धान की सुगंधित प्रजाति है जो लंबी प्रजाति है, कांसी, सुधा, साकेत, बुंदेला। लंबी प्रजाति है काशी, सुधा, साकेत, बुंदेला। उसके बाद में पूसा सुगंधा 5 धान की सुगंधित किस्म है। इसको भी पूछा एग्जाम में एक बार कि धान की सुगंधित किस्म का नाम क्या है, तो पूसा सुगंधा 5। बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, लालमती धान की अन्य किस्में हैं। धान हेतु प्रमुख जैव उर्वरक नीला हरित शैवाल और एजोला है। ठीक है, नीला हरित शैवाल और एजोला, ये बायो अपना फर्टिलाइजर है। नीला हरित शैवाल और एजोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नीला हरित शैवाल और एजोला। धान के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपना, तो अपना जैव उर्वरक नीला हरित शैवाल, एजोला। उत्पादन, विश्व में चावल का उत्पादक प्रमुख देश चीन, फिर दूसरे नंबर पे भारत है। भारत में चावल का उत्पादन हमने देखा पश्चिम बंगाल। ठीक है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कभी कभी पूछता है कि एग्जाम में कि गोल्डन राइस में कौन सा कैरोटीन पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है गोल्डन राइस में। चावल मुख्यतः स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, लगभग 71 से 72% तक जो है कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में। चावल में पाया जाता है एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज याद रखेंगे, एमाइलेज ये पूछा एग्जाम में साइंस के पेपर में, एमाइलेज की चावल। ठीक है, चावल में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट है इसलिए। अब चावल में होने वाले प्रमुख रोग देखते हैं। काला मिंज, ठीक है, और धान में अगर आप खेत आसपास देखे होंगे तो कभी कभी धान की जो बालियां हैं उसमें जो काला काला लग जाता है, ठीक है, हल्का फंगस टाइप से, काई टाइप से आपको समझ में आता है, वो काला मिंज है। काला मिंज, लीफ रोलर, ठीक है, लीफ रोलर, जो पत्तियां हैं वो राउंड 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 करली हो जाएंगी, लीफ रोलर। फिर क्या है, धान का बंका कीट। ठीक है, धान का बंका कीट और धान का झुलसा रोग, पेड़ मरने लगता है, धान का झुलसा रोग। और सह समारी रोग, ब्लास्ट, इसी को बोलते हैं सह समारी रोग, ब्लास्ट, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ब्लास्ट रोग। ठीक है, झुलसा रोग याद रखेंगे। ब्राउन स्पॉट, ठीक है, जो है ब्राउन स्पॉट वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राउन स्पॉट के कारण ही 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, इसीलिए ब्राउन स्पॉट, झुलसा रोग, बंका कीट, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। ब्राउन स्पॉट
रोग रोधी किस्में क्या हैं? कृष्णा, साबरमती। कृष्णा और साबरमती तो याद रहेगा। कृष्णा साबरमती जो है ब्राउन स्पॉट से लड़ने के लिए अपना सक्षम है। ठीक है। फाल्स स्मट, झूठा कंडुआ रोग। फाल्स स्मट, झूठा कंडुआ रोग कवक के द्वारा धान में होता है। ठीक है। तो कंडुआ रोग, क से कंडुआ रोग, क से कवक। कंडुआ रोग धान में, झूठा कंडुआ रोग जो फाल्स स्मट बोलते हैं, ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। खैरा रोग, बार बार पूछता है खैरा रोग किस में लगता है? खैरा रोग यह जिंक की कमी से होता है। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। खैरा रोग धान में जिंक की कमी से होता है। इसका प्रकोप भारत में तराई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट का अपना छिड़काव करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। लूनीश्री, देखिए मैं बोला था इंपॉर्टेंट है। लूनीश्री धान की अत्यधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है। लूनीश्री चावल की धुलने पर, पॉलिश करने पर उसकी विटामिन B1, जिसको अपना साइंटिफिक नाम क्या है? थायमिन। B1 खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप चावल को धोते हैं तो विटामिन जो B1 है वो नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। पूसा 1460 ये सुगंधित किस्म है धान की, ये भी ब्रांड नेम है चावल का। बासमती धान का उत्पादन सबसे अधिक उत्तराखंड में होता है। बासमती का देखिए बेस्ट क्वालिटी का धान उगाया जाता है गंगानगर राजस्थान में। ठीक है। जहाँ अपना इंदिरा नहर से पानी पहुँचती है तो वहाँ बेस्ट क्वालिटी का बासमती उत्पादित होता है। लेकिन बासमती का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बासमती चावल का उत्तराखंड में। ठीक है। दियारा भूमि क्षेत्र होती है नदी के किनारे वाला क्षेत्र। जो नदी के किनारे होती है ना, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी, वही अपना बांगर खादर जो हम देखते हैं, उसको दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रेणु ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है। रेणु ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है। जैसे कोई थोड़ा ऊंचा वाला अपना पठारी वाला एरिया है, ऐसे जो एरिया में उसमें कौन सा धान का प्रजाति हमको लगाना चाहिए? रेणु, क्योंकि इनमें जेनेटिकली वो क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे ये उस क्लाइमेट में, उस मिट्टी में ये अपने आप को ढाल सकें। केंद्रीय उपोष्णीय उद्यान संस्थान लखनऊ। ठीक है। केंद्रीय उपोष्णीय उद्यान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध एकेडमी हैदराबाद, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी। एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी हैदराबाद, ये संस्था इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं धान की कुछ अन्य प्रजातियों से विशेष। धान की सबसे पहली बौनी किस्म क्या है? ताइवान। ताइवान फर्स्ट। पहली अधिक उपज देने वाली किस्म IR8। ठीक है। IR8 याद रखेंगे। बौनी किस्म बनाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली जीन, ठीक है, इसको बोलते हैं DGWO जीन। DGWO जीन। भारत में प्रयोग किए जाने वाली पहली किस्म क्या है? TN1, वही ताइवान 1 सबसे पहली ये बौनी किस्म है। भारत की पहली अर्ध बौनी एवं अधिक उपज देने वाली किस्म क्या है? जया। ऐसी कोई भारत का जादुई धान बोला जाता है। देखिए भारत का जादुई धान जया और विश्व का जादुई धान IR8 जो 1966 में आया था। पहली अधिक उपज देने वाली किस्म थी IR8, इसीलिए विश्व का जादुई धान कहा जाता है। भारत की पहली हाइब्रिड किस्म है क्रोच 1। क्रोच 1 हाइब्रिड किस्म, क्रोच 1। क्रोच 1 हाइब्रिड किस्म, क्रोच 1 याद रखेंगे। विश्व की पहली बासमती की संकर किस्म PRH10, अभी हम लोग देखे थे ना PRH10, मैं बोला था वहाँ पे PRH10 याद रखना है बासमती की। तो PRH10 इसीलिए इसको पूछता है क्योंकि ये पहली बासमती का संकर पौधा है। अब बुआई की दर देखते हैं। अगर छिड़काव विधि से, अगर जो धान है उसको खेतों में छिड़क करके बुआई कर रहे हैं तो 100 kg प्रति हेक्टेयर। कतार विधि से 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। आपको छिड़काव विधि याद रखना है 100 kg प्रति हेक्टेयर। और अपना श्री विधि को याद रखना है 5 से 7 kg प्रति हेक्टेयर। श्री विधि एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। इसमें निश्चित दूरी पर धान को, अपने धान के पौधे को लगाया जाता है। SRH विधि, ठीक है, श्री विधि इसी को बोलेंगे। SRI विधि, श्री विधि 5 से 7 kg दोनों को याद रखना। छिड़काव विधि 100 kg प्रति हेक्टेयर और श्री विधि में 5 से 7 kg प्रति हेक्टेयर। और हाइब्रिड विधि को भी याद रख लेंगे 15 kg प्रति हेक्टेयर। धान हेतु अब थोड़ा सा प्रमुख उर्वरक देखते हैं। धान के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है अमोनियम सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनियम सल्फेट। अनुपात देखते हैं 120 अनुपात 60 अनुपात 40। 120 अनुपात 60 अनुपात 40 NPK, आपको यही अनुपात याद रखना है 120 अनुपात 60 अनुपात 40। इसके अतिरिक्त 20 kg जिंक सल्फेट भी दिया जाता है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर 20 kg जिंक सल्फेट याद रखेंगे क्योंकि जिंक की कमी से कौन सा रोग हो रहा था? अभी पीछे देखें,
ठीक है। धान में उपयोग किया जाने वाला सबसे अधिक उर्वरक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। धान में उपयोग किया जाने वाला सबसे अधिक उर्वरक कौन सा है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक है, दो ठो है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। धान के खेत में जैविक उर्वरक के रूप में नीला हरित शैवाल अभी हम लोग देखे थे और एजोला, ठीक है, एजोटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है। ये बायो फर्टिलाइजर है। याद रखिएगा धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, ये भी एक सवाल आता है, तो मीथेन गैस। उसके बाद देखते हैं कि धान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुपर राइस की खोज की थी जी.एस. खुश ने। जी.एस. खुश ने बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने सुपर राइस खोज लिया है। धान के दाने और भूसा में अनुपात होता है 2:1, ठीक है। धान के दाने और भूसा में मतलब जो है, अगर धान का 2:1 में दो हिस्सा क्या है आपका दाना है और एक हिस्सा भूसा निकलता है, ठीक है। भंडारण के समय धान के दानों में नमी 12% होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप भंडारण कर रहे हैं स्टोरेज में तो धान के जो उसमें नमी है, ह्यूमिडिटी है, वो 12% तक होनी चाहिए। धान के खेतों में मेथेन निकलती है। उपयुक्त पीएच मान 4 से 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धान अम्लीय मिट्टी में अच्छा होता है और धान के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, चिकनी दोमट मिट्टी। चिकनी दोमट मिट्टी धान के लिए बेस्ट होगी। क्योंकि चिकनी क्यों? क्योंकि अगर वो सतह जो है चिकनी रहेगी तभी उस पर पानी रुकेगा और धान के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है अपने को, तो चिकनी दोमट मिट्टी। उसके बाद में है एकियोची। यह बीमारी H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के विषाक्तता के कारण होता है। धान में सुगंध का कारण, ठीक है, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन गैस के कारण होता है। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन गैस के कारण होता है। डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन के कारण। श्यामला धान की बैगनी रंग की किस्म है। श्यामला, ठीक है, श्यामला धान की बैगनी रंग की किस्म है जिसमें रंग का कारण गामा टोकोल होता है। अगर आपसे पूछे कि बैगनी रंग धान के कारण का क्या है कारण, तो गामा टोकोल। पूरे विश्व में 22% धान पर पूरे विश्व का 22% धान भारत में होता है, 22%। हाइब्रिड राइस सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। धान में प्रचलित सुगंधित किस्म दुबराज है। धान में प्रचलित सुगंधित किस्म अपना दुबराज है। प्रचलित बोल रहा है, अपने हमारे आसपास में आप खेतों में देखोगे गाँव में तो दुबराज लगता है, बहुत सुगंधित होता है ये चावल। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और गोल्डन राइस की खोज किसने की थी? तो जी.एस. खुश ने। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस किसको बोलेंगे? युआन लॉन्ग पिंग। युआन याद रखेंगे, युआंग पिंग, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस युआंग पिंग। अब छत्तीसगढ़ से निकाली गई कुछ किस्में हैं धान के लिए, जिसमें समलेश्वरी, ठीक है, दंतेश्वरी, चंद्रहासनी, ठीक है, ये देवी के नाम पर है। समलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासनी, कलिंगा, इंदिरा, ठीक है, कलिंगा, इंदिरा याद रखिएगा, इंदिरा बरानी, इंदिरा एरोबिक। उसके बाद में समलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासनी, कर्मा मासूरी, ठीक है, कर्मा मासूरी, इसको सोना मासूरी भी बोलेंगे। उसके बाद में इंदिरा राजेश्वरी, दुर्गेश्वरी, महेश्वरी, तो तीनों याद रखेंगे, राजेश्वरी, दुर्गेश्वरी, महेश्वरी, सब देवियों के नाम पर हैं। राजेश्वरी, दुर्गेश्वरी, महेश्वरी, महामाया, देखिए सब देवी के नाम पर है। राजेश्वरी, दुर्गेश्वरी, महेश्वरी, महामाया, समलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासनी, ठीक है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब देखते हैं रबी की फसल गेहूं। गेहूं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यह भी ग्रेमिनी कुल का है। धान और गेहूं दोनों क्या है? ग्रेमिनी कुल के हैं। इसके लिए जलवायु कैसे चाहिए? उष्णकटिबंधीय। तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर। नोरिन 10 गेहूं की एक बौनी प्रजाति है। जैसे हम लोग उधर देखे थे ना, उसी धान के बौनी प्रजाति, उसी तरह गेहूं के बौनी प्रजाति आपसे पूछेगा तो याद करेंगे नोरिन 10 गेहूं की बौनी प्रजाति। गेहूं के उत्पादन में सबसे पहले अपना प्रथम कौन है भारत में? उत्तर प्रदेश। और विश्व में कौन है? चीन। ट्रिटिकेल, ये एग्जाम में आया सवाल। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य क्रॉस का परिणाम है। आपसे पूछता है कि गेहूं और राई के संकर का नाम क्या है? ट्रिटिकेल। मैक्रोनी गेहूं असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई की अपना सुविधा नहीं है, जहां अपना पानी कम होता है, ऐसे क्षेत्रों में मैक्रोनी गेहूं का उपयोग लिया जाता है। यह सवाल भी अभी आया था। इमर गेहूं दक्षिण भारत में उगाने वाली प्रमुख गेहूं की फसल है। गेहूं के फसल का एक प्रमुख रोग है रस्ट। गेहूं के फसल का एक प्रमुख रोग क्या है? रस्ट है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में हैं, देखिए सब ट्रैक्टर के नाम पर है। सोनालिका ट्रैक्टर आता है, अर्जुन ट्रैक्टर आता है। सोनालिका, अर्जुन,
ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद में कुंदन, ये तीनों याद रखेंगे, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन। उसके बाद में अमर, ठीक है, भवानी, अमर, भवानी, देश रत्न गेहूं, कंचन गेहूं, कंचन तो वो प्रजाति है जो है अपना बेस्ट क्वालिटी का जो मध्य प्रदेश में होता है वो है कंचन, ठीक है। गिरजा, गोमती, गिरजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी, राज, ठीक है, राज, राज याद रखेंगे, ठीक है, राज, राजे महाराजे गेहूं खाते हैं ऐसे याद रखिएगा। राज, मैक्रोनी, ये असिंचित अपना फसल अपने क्षेत्र के लिए। सोना, ठीक है, सोना, सोनालिका, अर्जुन। उसके बाद में प्रभानी, गिरजा, कंचन को याद रखेंगे, कंचन नहीं भूलना है। उसके बाद में ये कुछ और गेहूं की प्रजातियां हैं, एक बार याद कर लीजिएगा, लिख करके याद हो जाएगा। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, तो पहला कौन है? पहला चीन है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन वाले राज्य उत्तर प्रदेश हैं, ठीक है, फिर पंजाब है। गेहूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि ट्रिटिकेल, वही गेहूं और राई के मध्य संकर। गेहूं हेतु उपयुक्त मिट्टी क्या है? दोमट। धान के लिए आपको मैं क्या बताया था? चिकनी दोमट, ठीक है, चिकनी। और यहाँ पे गेहूं के लिए दोमट। गेहूं के सिंचाई हेतु अति महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या है? ताज निकलने की अवस्था। ताज निकलने की अवस्था मतलब जब गेहूं फसल में, जब अपना अपना जब गेहूं में जैसे धान की बालियां आती है वैसे गेहूं की जो बालियां आती हैं उस समय जो ताज निकलता है उस समय उसको सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। गेहूं में होने वाला रोग क्या है? रस्ट रोग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी क्षेत्रों में गेहूं की खेती नहीं की जाती। सल्फर का प्रयोग गेहूं की उत्पादकता व उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गेहूं में प्रोडक्टिविटी और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव करते हैं? अगर आपसे ये पूछे तो सल्फर लगाना है। आपको अधिक प्रोटीन चाहिए, आपको अधिक रोटी चाहिए, अधिक उत्पादकता चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? सल्फर। मैग्नीशियम का प्रयोग गंगा के मैदानी भागों में किया जाता है। बोरान का प्रयोग पूर्वी और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस सल्फर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि गेहूं में ग्लूटीन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटीन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में देखिए फास्फोरस की कमी से श्वसन क्रिया मंद हो जाती है, ठीक है, ये याद रखिए। पौधों के दाने छोटे हो जाते हैं। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाती है? गेहूं में श्वसन क्रिया मंद हो जाती है, इससे उसके जो दाने हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। गेहूं में अनावृत कंड रोग कवक से, हम लोग अभी देखे पीछे तरफ अपना कंड रोग धान में भी किससे हो रहा था? कवक से। और गेहूं में भी किससे हो रहा है? कवक से, याद रखेंगे। उसके बाद में हिल बंट रोग, ठीक है, हिल बंट रोग गेहूं में होता है कवक से। करनाल बंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। करनाल बंट गेहूं का कैंसर बोला जाता है, करनाल बंट, ठीक है। गेहूं का कैंसर किसको बोला जाता है? करनाल बंट। ये कवक के द्वारा होता है और कवक का नाम क्या है? नियोसिया इंडिका। नियोसिया इंडिका कवक के कारण क्या होता है? करनाल ब्लंट। एक से दो बार आप वीडियो को देखेंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा, थोड़ा साइंटिफिक नेम है, जल्दी से याद नहीं होता है। गेहूं का सेहू रोग होता है नेमाटोड, एकदम इजी है। गेहूं में सेहू रोग, गेहूं में सेहू रोग नेमाटोड के द्वारा। गेहूं का पीला विगलन रोग जीवाणु के द्वारा होता है। पीला विगलन रोग, ठीक है, पीला पड़ जाता है, गेहूं जो है गलने लगता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। एग्रोसनजियन का प्रयोग किया जाता है करनाल बंट के रोकथाम के लिए। करनाल बंट गेहूं का कैंसर है, ठीक है, कवक के द्वारा होता है, तो इसके अपना रोकथाम के लिए कौन सा अपना अपना यूज करते हैं अपन? एग्रोसनजियन का। उसके बाद में गेहूं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए कि गेहूं एक C3 पौधा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गेहूं एक C3 पौधा है, ठीक है, स्वपरागित है, ठीक है, अपने से परागण होता है, स्वपरागित है। गेहूं के बोने के कारण, ठीक है, गेहूं के बौने होने का कारण क्या है? नोरिन 10, अभी पीछे देखे थे बौनी प्रजाति नोरिन 10। नोरिन 10 जेन की खोज सन 1980 में नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, हरित क्रांति वाले हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी। उसके बाद में प्रोटेंड्री, इसमें नर फूल पहले और क्रॉस पोलिनेशन पर परागण होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद में प्रोटोगाइनी, मादा फूल पहले आते हैं, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, स्वपरागण, तो एकदम इजी है। प्रोटेंड्री में बस आपको क्या याद रखना है? पर परागण। प्रोटोगाइनी में क्या याद रखना है आपको? स्वपरागण, बस इतना याद रखना है। सन 1963 में भारत में विदेश से गेहूं की दो किस्में आई, पहला सोनारा और दूसरा है लरमा राजो। पहला सोनारा 64, ठीक है, 63 में है, 63 में आई तो 64 अगले साल उसका नाम रख दिया, ऐसे करके याद रखिए, सोनारा 64 और लरमा राजो, राजो याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति इन्हीं दो किस्मों के कारण संभव हुई, इसीलिए हरित क्रांति में कौन सी गेहूं की फसल उपयोग की गई ये पूछ सकता है, तो सोनारा 64, लरमा राजो। भारत में गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। गेहूं कहाँ? गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा में। चावल का देखे थे कटक में, तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। गेहूं की बाली में जिंक
जैक, गेहूं के बाली में जिग जैक आकृति होती है, ठीक है, कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रुचिन, ठीक है। जिग जैक आकृति जो होती है उसको क्या बोलते हैं, रुचिन। आप देखना ना गेहूं के फोटो में, जैसे अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो गेहूं के ये जो जिग जैग टाइप से आपको दिख रहा है ये एक जो बाली में, तो इसको क्या बोलते हैं, तो अपना रुचिन, वो याद रखेंगे, ठीक है, रचिन ये याद रखेंगे। उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उपयुक्त जलवायु शुष्क व ठंडी जलवायु, ठीक है, शुष्क और ठंडी जलवायु। गेहूं की जड़ दो प्रकार की होती है, पोषक जड़, सहायक जड़, शीर्ष जड़, क्राउन जड़, ठीक है। उसके बाद में 60:40 इसमें सेलिंग, गेहूं के भूसे और दाने का अनुपात, जैसे उसमें देखे थे 2:1 था ना, इसमें 60:40 है, दाना और भूसा में 60:40 है, ये है। उसके बाद बुआई का समय अक्टूबर दिसंबर, ठीक है। और बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है, ये याद रखेंगे। महत्वपूर्ण बात गेहूं के लिए याद रखिएगा कि गेहूं के प्रोटीन का नाम क्या है, गेहूं में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, ग्लूटीन। पुष्पक्रम स्पाइक, पुष्पक्रम पूछता है, पुष्पक्रम स्पाइक, हेड या ईयर, ईयर याद रखेंगे, ईयर को पूछा है कि गेहूं के फूल का नाम क्या है, ईयर। गन्ना का पूछा था, गेहूं का पूछा था, तो गेहूं के पुष्पक्रम का नाम क्या है, ईयर, स्पाइक, ईयर, स्पाइक। दाना को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सस, कैरियोप्सस, ठीक है। टेस्ट वेट 40 ग्राम, गेहूं का टेस्ट वेट 2 ग्राम, ठीक है। गेहूंसा का टेस्ट वेट कितना, 40 ग्राम, और गेहूंसा का टेस्ट वेट कितना है, 2 ग्राम। प्रोटीन की मात्रा 8 से 14% और कार्बोहाइड्रेट 71% तक, ठीक है। शायद मैं पीछे धान में 71% आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, उसमें लगभग 76% होता है धान में, और गेहूं में 71% होता है। गेहूं में अपना थोड़ा सा कम, चावल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद आता है हमारा मक्का। मक्का में हमको देखना है कि भारत में मक्के की खेती पूरे वर्ष भर होती है। मक्के का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है, एथेनॉल बनाते हैं मक्के से। मक्के का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। मक्के में कार्बोहाइड्रेट का लगभग 80% होता है, ठीक है, मक्के में, इसीलिए मक्के से अपना एल्कोहल भी बनाया जाता है। मक्के में फूल एक लिंगी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मक्के में फूल कैसा होगा, एक लिंगी। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी। अभी हम लोग आप देखें कि गेहूं के लिए भी दोमट और मक्का के लिए भी दोमट। उत्तर भारत में मक्के की खेती खरीफ में की जाती है। उत्तर भारत में मक्के की खेती खरीफ समय में की जाएगी, वैसे तो ये वार्षिक टाइप से पूरे साल भर खेती की जाती है, लेकिन उत्तर भारत में खरीफ के समय में की जाएंगी। दक्षिण भारत में मक्के की बुआई अप्रैल तथा अक्टूबर में होती है, तो ऊपर में खरीफ और नीचे समय में जो है अप्रैल अक्टूबर में। रबी में मक्के की खेती बिहार में की जाती है, ठीक है। यहाँ पर मक्के की एक किस्म लक्ष्मी उगाई जाती है, तो बस मक्के का जो किस्म लक्ष्मी वो आपको याद रखना है, और मक्का वर्ष भर उगाया जाता है, ये याद रखना है। शक्तिमान, देखिए मक्का शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 मक्के की प्रजाति है। मक्के का उत्पत्ति स्थल क्या है, दक्षिण अफ्रीका। मक्का C4 पौधा है, ये याद रखेंगे, मक्का C4 पौधा है, C3 C4 हमेशा पूछता है, तो मक्का C4 पौधा है, ये याद रखेंगे। और कुल मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक, ये याद रखेंगे। मक्का में होने वाले रोग है पर्ण अंगमारी, ठीक है, पर्ण अंगमारी, स्टॉक रूट कवक, मुजैक, ठीक है, ये याद रखेंगे। और मक्के की प्रजाति, एक बार मक्के की प्रजाति तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो याद रखिएगा, लक्ष्मी एक याद रखिएगा, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि दक्षिण भारत के लिए रंजित तथा दक्कन किस्में उपयुक्त हैं। दक्कन किस्म की खेती रबी और खरीफ दोनों समय में की जाती है, तो दक्कन भी एक याद कर लीजिए, लक्ष्मी हो गया, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, और उसके बाद में कौन सा हो गया लास्ट अपना दक्कन। मक्का में ओपाक 2 तथा फ्लोरी 2 पाया जाता है। मक्के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका का है। मक्का उत्पादन में भारत के स्थान 8वां है। तो ये था अपना आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने अनाज को देखा। आने वाले सेशन में हम लोग फ्रूट वाले जैसे हैं, आम है, गन्ना है, मूंगफली है, इन सबको भी हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मेन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, गन्ना मतलब धान, गेहूँ, मक्का, ठीक है। तो वीडियो के लिए मतलब PDF के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप एक बार टेलीग्राम पे पहुँचे, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल है। और अगर आपको ठीक लगा और आगे और भी अपना वीडियोस आप चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।